नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, आपको बताएं कि आज अर्थात का विषय क्या है। उससे पहले आपको रन डाउन बताते हैं इस शो में क्या क्या होगा। शुरुआत होगी अर्थात से, इसके बाद आपके सवालों का जवाब। आज दो खास सवाल हैं, उनके जवाब अंशुमान जी से लेंगे, फिर बताएंगे आपको इनकम की बात। और चलते चलते अंशुमान जी बताएंगे आपको एक खास वेब सीरीज के बारे में जो उन्होंने हाल में देखी है और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप भी इसको देखिए। आज के अर्थात का विषय बड़ा नया विषय है। बात सोने की हो रही है, गोल्ड की हो रही है। अब आप कहेंगे गोल्ड में नया क्या है? गोल्ड में नया, गोल्ड को दरअसल जिस तरह से इस समय यूज किया जा रहा है, गोल्ड इस समय जिन वजहों से चर्चा में है वो बहुत नई है। बिल्कुल, आप यकीन मानिए कि कीमतों से, खरीद फरोख्त से ये बात दूर की है। हाँ, आप इसका असर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में रखे सोने पर भी इसका असर होगा, लेकिन ये बात कहीं और की है। ये बात है केंद्रीय बैंकों की, ये बात है दुनिया भर की सरकारों की, ये बात है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की, केवल भारत के केंद्रीय बैंक की नहीं। क्या आपको ये पता चला? निश्चित तौर पर अगर आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं तो आप गोल्ड सेंट्रल देखते होंगे, आप मनी सेंट्रल रेगुलर देखते होंगे, और आपको हमने कई मर्तबा बताया है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं। आखिर सोना इस समय इतना खरीद क्यों रहे हैं? इस समय ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि सोने को खरीदना दरअसल केंद्रीय बैंकों की मजबूरी हो गई है? आज अंशुमान जी आपको अर्थात में ये बता रहे हैं कि अब दुनिया में एक नए तरीके के गोल्ड स्टैंडर्ड की बात हो चली है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है समझेंगे, नई बात क्यों हो रही है ये समझेंगे। लेकिन शुरुआत सर इसकी सुगबुगाहट पूरी की कहां से शुरू हुई? शुभम, इकोनॉमिका में आप सबका स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। गोल्ड पर इसलिए चर्चा इस पाल की इकोनॉमिकम की क्योंकि आपके सोने की जो तेज़ी देख रहे हैं, जो बिल्कुल अप्रत्याशित किस्म की तेज़ी है, उस तेज़ी को लाने में, उसे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान आपको मालूम है किसका? आपकी, हमारी या दुनिया के किसी कोने में बैठे लोगों के खरीद का नहीं। उसमें सबसे बड़ा योगदान है भारत का, रूस का, तुर्की का, पोलैंड का, चीन का, इनके केंद्रीय बैंकों का। ये दुनिया में सोने की एक कृत्रिम तेजी पैदा कर रहे हैं या बना रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो हमने आपको बताया कि वो खरीद रहे हैं, पर क्यों खरीद रहे हैं, उनको क्या सोने की ज़रूरत है, किस्सा क्या है इसके पीछे, और इस भारी खरीद के साथ निकलकर सामने क्या आ रहा है, हम इस बार जानने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा आमतौर पर आपको भारत के आर्थिक गलियारों में थोड़ा कम होती मिलेगी, क्योंकि भारत में सोने के निवेश को लेकर इस तरीके की चर्चाएं भारत के केंद्रीय बैंक के में भी नहीं होती। पर हम आपको इसका रहस्य बताने के लिए ले चलते हैं लंदन। इस साल जून में लंदन में केंद्रीय बैंकों का एक सम्मेलन हुआ था। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिनको फेडरल बैंक या सेंट्रल बैंक कहा जाता है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक है, इनका एक सम्मेलन हुआ था। ये वो सम्मेलन था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को एक सम्मान भी मिला था, बैंकर ऑफ द ईयर का सम्मान भी मिला था। पहली बार लंदन की जो सेंट्रल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस थी, इसके गलियारों में ये सुगबुगाहट सुनी गई, ये चर्चा सुनी गई कि दुनिया के बैंक एक नए तरीके के गोल्ड स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसा शब्द है जो भी अर्थव्यवस्था की, मौद्रिक अर्थव्यवस्था की या मैक्रो इकोनॉमी की चर्चाओं से परिचित होंगे, और गोल्ड स्टैंडर्ड का बेहद विवादास्पद और बेहद दिलचस्प सनसनीखेज इतिहास जानते होंगे। उनको लगेगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड कुछ एक किस्म का कुफ्र है जो बैंक आमतौर पर इस्तेमाल भी नहीं करते, इस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते, इसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि सोने का और आज की मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, पॉलिसी का कोई सीधा रिश्ता ही नहीं है। जितने पैसे छपकर बाजार में जाते हैं उसकी तुलना में सोना दुनिया में बहुत कम है। इनका सारा रिश्ता 1970 के बाद ख़त्म हो गया, और उसके बाद के वर्षों में तो और ज़्यादा ख़त्म हो गया। फिर ये बात यहाँ निकली क्यों? बात यहाँ से निकली तो ये दूर तलक गई। अगस्त में जैक्सन होल में अमेरिका के फेडरल रिजर्व की कॉन्फ्रेंस हुई। अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व हैं उनके अलग अलग क्षेत्रीय मुख्यालय होते हैं और उनकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। अगर आप मौद्रिक गतिविधियों को ध्यान से फॉलो करते हैं तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की जैक्सन होल के भाषण को पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। वो वायोमिंग में जाते हैं और जैक्सन होल में जितने भी फेडरल रिजर्व्स हैं क्षेत्रीय, उनके साथ बात करके बताते हैं कि मौद्रिक परिस्थिति की स्थिति क्या होगी। अब यहाँ पर चर्चा तो ब्याज दरों की थी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में थी, जीडीपी की थी, रूस यूक्रेन युद्ध की थी, लेकिन इसके साथ महंगाई, ब्याज दर और इसका सोने से रिश्ता भी परोक्ष रूप से चर्चा में आया। आधिकारिक रूप से चर्चा कहीं नहीं हुई, लेकिन परोक्ष रूप से ये चर्चाएँ वहाँ से निकलकर सामने आई। अब ये नए गोल्ड स्टैंडर्ड की बात यूरोप में क्यों कही जा रही है? किस नए गोल्ड स्टैंडर्ड की बात हो रही जो यूरोप में इस समय चर्चा में है? दुनिया में इस वक्त जो सोने की कीमत बढ़ रही है, रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुकी है, उसका इस चर्चा से रिश्ता क्या है?
दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये कि क्या मौद्रिक गणित के केंद्र में, दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी के केंद्र में सोना वापस लौट आया है? परोक्ष रूप से ही सही, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से गोल्ड दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी के भीतर लौट आया है। ये वही दुनिया है जो अभी एक 6-7 साल पहले तक सोने को दुनिया का सबसे खराब निवेश बताती थी। कहा जाता था कि संक इन्वेस्टमेंट, या तो पैसा फंस जाता है, मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट साहब कहते थे सोने में पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही दुनिया क्या दुनिया की मौद्रिक पॉलिसी के केंद्र में सोना वापस लौट रहा है? ये 3 सवाल हमें इन 2 चर्चाओं से, लंदन और जैक्सन होल की चर्चाओं से निकल कर मिले, और उसके पीछे हमें मिले कुछ आंकड़े, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो दुनिया में केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद से उभर कर आते हैं, और उभर आई एक नई चर्चा, एक नए गोल्ड स्टैंडर्ड की। चलिए इस नए गोल्ड स्टैंडर्ड की बहस में उतरें। इससे पहले ये जान लेते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू कहाँ से हुआ, इसके बाद हम डॉलर स्टैंडर्ड तक कैसे पहुंचे, और ये पूरी परिक्रमा लेकर आज हम फिर क्यों एक बार गोल्ड स्टैंडर्ड की चौखट पर खड़े। सर, ये पूरी बात इतिहास में अगर हम पन्ने टटोलें तो कहाँ से शुरू होती है? इसके कई सारे लंबे किस्से हैं। अगर आप मनी9 का ऐप डाउनलोड कर है आपके पास, तो आप मनी9 में के ऐप पर जाकर किस्सों के सिक्के की प्लेलिस्ट में गोल्ड से जुड़े हुए तमाम किस्से सुन सकते हैं जो अलग अलग हैं। पर हम आपको संक्षेप में बताते हैं, क्योंकि जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहाँ हम खड़े हुए हैं इसके पीछे एक पूरा इतिहास है जो वापस लौट कर आता है। पहला विश्व युद्ध शुरू होने से पहले तक पूरी दुनिया में मुद्राएं गोल्ड पर आधारित थी, गोल्ड स्टैंडर्ड पर आधारित थी। यानी जितना सोने का मूल्य उतनी ही करेंसी की छपाई। अब वो करेंसी कागज की भी हो सकती थी, वो करेंसी किसी दूसरी नॉन वैल्यूएबल मेटल की भी हो सकती थी, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब था कि जो करेंसी छापने वाली सॉवरेन एजेंसी होती थी, एक दौर तक जब केंद्रीय बैंक नहीं होते थे तो सरकारें मिंट्स को इस बात का ऑर्डर देती थी, प्राइवेट मिंट्स को इस बात का ऑर्डर देती थी, या राज्य, उस समय सरकारें तो नहीं थी, शासन या जो शासक होते थे वो प्राइवेट मिंट्स को इस बात का आदेश देते थे कि वो सिक्के छापकर उनके बदले बाजार में चलाएं और उसके बदले सोना उनके पास रहे। ब्रिटेन में लंबे समय तक ये परंपरा चलती रही। आइजैक न्यूटन इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में थे और उन्होंने दुनिया में सोने की कीमत, सोने की नापजोख का तरीका तय किया था। खैर, जब लड़ाई हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, पहले विश्व युद्ध आया, तो खर्चा बढ़ा तो जितने युद्ध करने वाले मुल्क थे उन्होंने सबसे पहला काम किया, गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया, क्योंकि उनको पैसे छापने थे, करेंसीज छापनी थी। उन्होंने करेंसी छापना शुरू किया और वो पैसा दिया जाने लगा कंपनियों को, प्रोड्यूसर्स को, और जंग का साजो सामान बनने लगा, हथियार, गोला बारूद और बाकी चीज़ें बनने लगी। जब युद्ध खत्म हुआ तो 1922 में जेनेवा में एक बैठक हुई। वो बैठक खासी महत्वपूर्ण थी। इस बैठक के बारे में शायद आपने सुन रखा हो या कम सुना हो, ये चर्चा में नहीं आती है बैठक। ये चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बैठकें हुई, बहुत सारे सहमतियां बनी। उनमें इस बैठक का जिक्र थोड़ा कम आता है, पर एक खासी महत्वपूर्ण बैठक थी। ये अगर आप सोना, मुद्रा, करेंसी, दुनिया के बैंकों का कारोबार इस संदर्भ में देखें जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दिखता है, उसकी दृष्टि से जेनेवा की बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और ऐतिहासिक भी थी। इस बैठक में पहली बार तय हुआ कि साहब युद्ध खत्म हो गया, दुनिया के लिए एक नई मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए। दुनिया भर के जितने देश लड़ाई झगड़ा बंद करके एक दूसरे की मारकाट छोड़कर बैठे जेनेवा में, और ये तय हुआ कि इसके लिए एक नई मौद्रिक व्यवस्था बनानी चाहिए। इस बैठक में 2 बड़ी शख्सियत आमने सामने आई। दोनों शख्सियतें दुनिया के आर्थिक इतिहास की बड़ी कद्दावर ताकतें रही हैं, बड़ी कद्दावर शख्सियत रही। एक का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम है जॉन मेनार्ड केन्ज, जिनका असर हम आज तक आर्थिक नीति पर देखते हैं, जो कि एक ज़माने में अमेरिका को भी आर्थिक सलाह देते थे। उन्होंने जो के अर्थशास्त्र के नियम दिए उन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। केन्जियन इकोनॉमिक्स के बारे में आपने सुना होगा। और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर बेंजामिन स्ट्रांग। इनका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी पैरेलली कंपेरेबली बेहद ताकतवर आर्थिक शख्सियत, मौद्रिक व्यक्ति थे। केन्ज के सिद्धांत तो हमें आज तक प्रभावित कर रहे हैं। केन्ज के नियमों के आधार पर पॉलिटिकल अर्थशास्त्र या इकोनॉमी आज भी चलती है। बेंजामिन स्ट्रांग 1914 में जब पहली बार अमेरिका में फेडरल रिजर्व बनाया गया, पहली बार जब फेडरल रिजर्व बना, अमेरिका में केंद्रीय बैंक का इतिहास बहुत लंबा नहीं, 1914 के दौरान बना था। इससे पहले बैंक बने, ख़त्म कर दिए गए। अमेरिका के कुछ राष्ट्रपति तो बैंकिंग के विरोधी थे। अमेरिकी बैंकिंग का इतिहास दुनिया में किसी भी रोमांचक फिल्म से ज़्यादा रोमांचक है। उसके इतिहास के कुछ किस्से हम किस्सों के सिक्के में आपको सुनाते रहे हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो जब पहला फेडरल रिजर्व बना तो उसके पहले गवर्नर बने बेंजामिन स्ट्रांग। वो इसके पहले गवर्नर थे। फिर बेंजामिन स्ट्रांग बैंकरों की फैमिली से आते थे, बड़े प्राइवेट बैंकर्स के परिवारों से आते थे और खुद बैंक चलाते थे।
अमेरिका की जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी बनी, जो आज हम अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी दुनिया में असर करते, निर्देशित करते देखते हैं, जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी बनी वो बेंजामिन स्ट्रांग के डायरेक्शन में बनाई गई थी। तो हुआ ये कि खैर वो पॉलिसी का, अमेरिका की पहली मौद्रिक पॉलिसी का किस्सा फिर कभी हुआ ये कि जिनेवा की इस बैठक में केन्ज और स्ट्रांग के बीच में गहरी तीखी बहस हुई। दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। बेंजामिन स्ट्रांग का कहना था कि युद्ध खत्म हुआ है, वापस गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ लौटना चाहिए, करेंसी छापने का धंधा बंद होना चाहिए, इससे महंगाई आती है, जितना सोना हो उतनी करेंसी छापिए, बाजार में करेंसी की सप्लाई सीमित रखिए, बगैर देर किए हुए जो भी मुद्राएं हैं दुनिया में उनको सबको सोने की कीमत से बांध दिया जाए, क्योंकि वो पुराने बैंकर थे। केन्ज लिबरल इकोनॉमिस्ट थे। केन्ज ने इस बात का विरोध किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं लाया जाना चाहिए, इसे वापस नहीं लाया जाना चाहिए, वो इस बात के विरोधी थे। केन्ज ने यह कहा कि अगर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड जैसी व्यवस्था लाई भी जानी है तो उसमें बाकी मुद्राओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। कोई सहमति नहीं बनी जेनेवा की इस बैठक में सारी चीज़ें यथास्थिति रही। लेकिन केन्ज के और इस बहस से, केन्ज की और बेंजामिन स्ट्रांग की बहस से दुनिया में एक नए किस्म की मौद्रिक व्यवस्था पर चर्चा जरूर शुरू हो गई, जहां सोना भी मौद्रिक व्यवस्था का के केंद्र में होगा और करेंसी भी, सॉवरेन करेंसी भी इसके केंद्र में होंगी। गोल्ड स्टैंडर्ड के विरोध में केन्ज का रुख काफ़ी तीखा था। आपको याद होगा, अगर आप अर्थशास्त्र की दुनिया से वास्ता रखते हैं तो एक बहुत फेमस कोट है जो सोने के बारे में बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जो जॉन बेनार्ड केन्ज ने अपने एक लंबे निबंध में लिखा था, और उन्होंने इसे बारबरिक रेलिक कहा था। ये कहा था कि सोना जो है वो आदिम युग की निशानी है। ये सिद्धांत काफ़ी समय तक लोगों को प्रभावित करता रहा कि सोना जो आदिम युग की निशानी है। दरअसल उनकी ये टिप्पणी विंस्टन चर्चिल के खिलाफ थी। विंस्टन चर्चिल 1925 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे या चांसलर थे, और उन्होंने अपने इतिहास के सबसे खराब और नुकसानदेह फैसलों में से एक फैसला ये किया था कि ब्रिटेन में गोल्ड स्टैंडर्ड वापस लागू कर दिया था, और उसके बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त तबाही हुई, एक आर्थिक हादसा साबित हुआ। केन्ज ने कहा कि हमने चर्चिल को मना किया था गोल्ड स्टैंडर्ड ना लाया जाए, वो एक बड़ा किस्सा है। लेकिन उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड का प्रयोग असफल हो गया। केन्ज कुछ हद तक सही साबित हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रेटन वुड्स की बैठक हुई और उसमें नई मौद्रिक व्यवस्था पर सहमति बनी, तब यहाँ पर एक नए किस्म का गोल्ड स्टैंडर्ड लाया गया। ये वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं था शुभम जिस गोल्ड स्टैंडर्ड की चर्चा पहले विश्व युद्ध के बाद हो रही थी। ये ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड आया जिसमें अमेरिका केंद्र में आ गया था। अमेरिकी डॉलर की कीमत को सोने से बांध दिया गया और दुनिया की अन्य मुद्राओं को डॉलर से जोड़ दिया गया। तो यानी अमेरिकी मुद्रा के पीछे होगा सोना और दुनिया की बाकी मुद्राएं डॉलर के स्टैंडर्ड से चलेंगी। तो डॉलर आज भी फिएट करेंसी उसी व्यवस्था से है। तो आप चाइनीज़ युआन की कीमत देखें या भारतीय रुपए की देखें, ब्राज़ील की करेंसी की कीमत देखें या येन की करेंसी देखें, वो डॉलर की पैरिटी में ही नापी जाती है और इसके अलावा इंटर करेंसी चेंज होता है। अब 1970 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया। भयानक महंगाई थी, 70 का दौर बेहद चुनौतीपूर्ण दौर था अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया क्योंकि इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए करेंसी छापने की ज़रूरत थी, चीज़ें रिकवर बाजार में पंप प्राइमिंग की ज़रूरत थी। केंद्रीय बैंकों ने 1990 के बाद, ये वो दौर था जब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया। उसका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। चार्ल्स डी गॉल और निक्सन के बीच सीधी लड़ाई हुई थी गोल्ड स्टैंडर्ड को लेकर यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के सामने थे। खैर जब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया तो दुनिया के देशों से कह दिया गया कि अब उनको अपनी मुद्राओं को सोने से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना चाहो उतना छापो, अपना करेंसी की मनी सप्लाई के नियम तय करो, अपनी अर्थव्यवस्था में जीडीपी के अनुपात में जितनी करेंसी छापो, अपनी महंगाई मैनेज करो। तब से आपको ये मौद्रिक नीतियाँ बनती दिखाई देती हैं कि जब कभी रिजर्व बैंक चाहता है तो रेगुलेटर खोल देता है, जब चाहता है तो रेगुलेटर बंद कर देता है, कभी रेपो रेट कम करता है, कभी बढ़ाता है, कभी सीआरआर घटाता है, कभी बढ़ाता है, और उस हिसाब से बाजार में मांग के आधार पर मुद्रा की आपूर्ति निर्धारित की जाती है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड कहीं पिक्चर में, तस्वीर में नहीं है। 1990 के अंत तक दुनिया के बैंकों ने सोने को एक किस्म की त्याज्य वस्तु मान लिया कि इसे छूना ही नहीं है। और ये वही दौर था जब दुनिया में कहता था सोने में निवेश की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बारबरिक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो संक इन्वेस्टमेंट है, करेंसी में, बॉन्ड्स में, बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जाए। 70 से 90, 20 साल अगर आप कहें तो मॉनेटरी हिस्ट्री में या दुनिया की फेडरल बैंकिंग की हिस्ट्री में एंटी गोल्ड ईयर्स थे, जिसमें गोल्ड का कोई रोल नहीं था दुनिया की मौद्रिक व्यवस्था में। हालांकि बैंकों के पास सोना तब भी था, पर इसका कोई महत्व नहीं था। सर, तो 1990 तक जब ये स्थिति थी कि अंत तक कि जब गोल्ड को छूना ही नहीं है, ऐसी वस्तु मान लिया गया था, फिर इसकी वापसी कैसे हुई?
1997 से इसकी वापसी होती है। 1997 में जब एशिया में मुद्रा संकट आया पहली बार, जब हमने एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में करेंसी का मेल्ट डाउन होते देखा, तो बैंकों को लगा कि अगर करेंसी डिफ़ॉल्ट हो गई, अगर कोई किसी देश की करेंसी डूब जाएगी तो कहाँ खड़ी होगी। डॉलर तो मजबूत रहेगा पर हमारी करेंसी का क्या होगा। जब ये ईस्ट एशिया की करेंसी गिरना शुरू हुई, तब बैंकों ने धीमे धीमे गोल्ड को वापस खरीदना शुरू किया और अपने पास रिजर्व्स बिल्ड करने शुरू किए। यह आंकड़ा देखिए, अगर 1999 से 2021 के बीच में, तो आपको दिखाई देगा कि चार्ट में कि दुनिया के किन देशों ने सबसे ज़्यादा 1999 से लेकर 2021 तक सोना खरीदा है। दरअसल 1997-98 के बाद सबसे ज़्यादा तेज बढ़ोतरी दिखाई दी। जब 2007-8 में लीमन क्राइसिस आई, तब इस ट्रेंड को और ज़्यादा बल मिला, क्योंकि उस दौरान बैंक डूबे, बैंकों में क्राइसिस आई, दुनिया भर में एक झड़ी लगी, 100 से अधिक छोटे बड़े बैंक बंद हुए। तब बैंकों ने सोने की खरीद और ज़्यादा बढ़ा दी, केंद्रीय बैंकों ने, क्योंकि फुटकर बैंक तो नहीं, जितने भी केंद्रीय बैंक थे उनको चूंकि पूरा मौद्रिक सिस्टम संभालना था, तो उन्होंने सोने की खरीद और बढ़ा दी। अब अगले एक डिकेड में दुनिया में दो परस्पर विरोधी किस्म के घटनाक्रम हमें दिखाई दिए सोने को लेकर। एक तरफ केंद्रीय बैंक करेंसी छाप कर बाजार में मनी सप्लाई बढ़ा रहे थे, ह्यूज मनी सप्लाई पुश की जा रही थी। दूसरी तरफ केंद्रीय बैंक एक दूसरे हाथ से सोने की खरीद करके अपना रिजर्व भी भर रहे थे। 2007-8 के बाद अगर आप दुनिया में करेंसी में मनी सप्लाई और गोल्ड की परचेज को देखें, तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया के केंद्रीय बैंक चाहते क्या थे। एक हाथ से वो सोना खरीद रहे थे बाजार से, और दूसरे हाथ से वो बाजार में करेंसी छोड़ रहे थे। सोना इसलिए खरीद रहे थे कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार संतुलित रहे, और करेंसी भी इसलिए छाप रहे थे कि उनकी अर्थव्यवस्था में को प्रॉपर सिंचाई होती रहे कैपिटल की, और मनी मिलती रहे। सोना खरीदना इस बात की तैयारी थी कि पूंजी की भरमार कभी ना कभी महंगाई लेकर आएगी। उनको पता था कि जब आप ज़्यादा करेंसी फ्लो करेंगे मार्केट में, तो इन्फ्लेशन आएगी। जब इन्फ्लेशन आएगी और करेंसी टूट जाएगी, तो बचाव क्या होगा? तब बचाव होगा ये जो गोल्ड हमारे रिजर्व में रखा हुआ है। अब आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो ताज़े आंकड़े बताते हैं, वो ध्यान से सुनने चाहिए, और वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आज स्थिति यह है कि दुनिया में अभी तक जितना गोल्ड निकाला गया है, जितना भी गोल्ड की माइनिंग हो चुकी है, उसका 20% हिस्सा दुनिया भर के बैंकों की तिजोरियों में है। लोगों के पास नहीं है बाकी लोग। 20% का सबसे बड़ा चंक दुनिया के बैंकों ने अपने पास रखा है। 2022 में सेंट्रल बैंक्स ने, पिछले साल का जो साल था जब युद्ध हुआ और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में संकट आया, कोविड के बाद का दौर था, 2022 में सेंट्रल बैंक्स ने 1967 के बाद सबसे ज़्यादा सोने की खरीद की। 1967 का वो साल था, गोल्ड स्टैंडर्ड वाला साल था, जब बैंकों ने सोने की ज़्यादा खरीद की थी। वो आखिरी साल था लगभग, उसके बाद 1970 में ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म होने के ठीक एक साल पहले जितनी खरीद सोने की हुई थी, उससे ज़्यादा खरीद पिछले साल 2022 में सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड कहीं नहीं था। दुनिया की कोई करेंसी गोल्ड से जुड़ी हुई नहीं है। इस साल जनवरी से जून तक तो और भी रिकॉर्ड हो गए। 2022 का आंकड़ा आपके सामने, इसमें सबसे ऊपर तुर्की है, फिर चाइना है, इजिप्ट है, कतार है। इसमें आपको दिखाई देगा कि जिन जिन देशों की करेंसीज कमज़ोर हैं, जैसे तुर्की की करेंसी कमज़ोर थी, तो तुर्की ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा। पिछला एक साल तुर्की के करेंसी के लिए बेहद ख़राब था, पर बाकी जो देश हैं उन्होंने शायद अपनी बाकी ज़रूरतों के लिए खरीदा। इसमें भारत भी उन देशों में शामिल है। इस साल जनवरी में तो और भी, जनवरी से जून तक 3 तो रिकॉर्ड बन गया। 387 टन सोना जनवरी से जून तक बैंकों ने खरीदा पूरी दुनिया में। इसमें चीन की खरीद सबसे ज़्यादा है। यानी दुनिया के केंद्रीय बैंक 2000 के बाद, 2010-11 के बाद सोने को एक डिफरेंट नज़रिए से, कोई मौद्रिक व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ, कोई नियम नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की केंद्रीय बैंकों ने वापस सोने को किसी खास किस्म के हेज के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। और उनकी इस नीति में बदलाव, अघोषित बदलाव का नतीजा यह हुआ कि जितना बैंकों की सोने की खरीद बढ़ती गई, दुनिया में गोल्ड के प्राइसेस उसी तरह से ऊपर जाते चले गए। तो सर, वो हेज क्या था? मतलब इतने सोने की खरीद पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक अचानक कर क्यों रहे थे? हाँ, और ये बड़ा सवाल है जिसको आज दुनिया के बहुत सारे बैंकर से, बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चाओं में, कि आखिर बैंकों को इतना सोना क्यों चाहिए? जब उनकी करेंसी सोने से बंधी ही नहीं है, तो उनको अपने स्टॉक में सोने रखने की जरूरत क्या है? जब वो मानते कि सोना इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। लोग जिसका इस्तेमाल जैसे करना चाहें, वो इंडस्ट्रियल या ज्वेलरी यूज में हो, पर ऐसा नहीं। दरअसल दुनिया के केंद्रीय बैंक इस समय बेहद गहरी दुविधा में है, असमंजस में है। आप अगर पिछले 2-3 साल के घटनाक्रम को करीब से देखते होंगे, तो आपको बार बार यह महसूस होता होगा। उनके विदेशी मुद्रा भंडारों में जो डॉलर्स हैं, वो पैसा बॉन्ड्स में लगाया गया है।
यूरो है तो यूरो के बॉन्ड में लगाए, अगर येन है तो येन के बॉन्ड में लगाए। यानी जो विदेशी मुद्रा है वो किसी न किसी ट्रेजरी बॉन्ड में, किसी पेपर में इन्वेस्टेड है, क्योंकि यही इस्तेमाल है। विदेशी मुद्रा भंडार कोई घर में रखी तिजोरी तो होता नहीं देश का। डॉलर आते हैं, डॉलर इन्वेस्ट होकर कहीं चले जाते हैं, तो कहीं इन्वेस्टेड है। ब्याज दरें बढ़ने के बाद जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, इन बॉन्ड में नुकसान बढ़ता चला जाता है। तो जितना नुकसान आप या हम या कोई सामान्य इंडस्ट्रियलिस्ट बॉन्ड में पैसा लगाकर गंवा रहा है, उतना ही पैसा केंद्रीय बैंक भी गंवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी उसी एसेट में पैसा लगा रखा है जिसकी वैल्यूएशन नीचे जा रही है। अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम इससे पूरी तरह हिला हुआ है। सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर और ये जो बैंक डूबे, ये क्यों डूबे? क्योंकि इनको मेजर ट्रेजरी लॉसेज हुए थे उन बॉन्ड्स में जिसमें इन्होंने पैसा लगा रखा था। तो ये बैंक तो नीचे के बैंक थे, इनका नियंत्रक या नियामक फेडरल रिजर्व है, उसको ये दिखाई दे रहा है कि जो बॉन्ड्स उसने जारी किए उसमें उसका भी पैसा डूब रहा है और बाकी लोगों का भी पैसा डूब रहा है। और जो मझोले बैंक हैं उनको तो खैर पैसा देना पड़ा, तब उनको उबारा गया। अमेरिका के FIDC का आकलन है कि जो अमेरिका के छोटे या मझोले बैंक हैं, इनके घाटे 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रेजरी लॉसेज हैं। जिन बॉन्ड्स में इन्होंने पैसा लगा रखा उसमें जो गिरावट आ रही है उसके कारण नुकसान है। बल्कि आपने सुना भी होगा कि अमेरिका के बैंकों की, सारे बैंकों की रेटिंग गिरा दी गई है। दुनिया की सारी एजेंसियाँ संकट की बैंकिंग संकट की चेतावनी दे रही हैं। अब केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक सिस्टम चलाते हैं उनके लिए बेहद जटिल समय। एक दो छोटे बैंक डूब जाएं, इधर उधर हो जाएं, उनको संभाला जा सकता, पर केंद्रीय बैंक हिल जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये तो अर्थव्यवस्था की मौद्रिक शाख पर, शिखर पर बैठे हुए हैं, इनके जरिए ही इकॉनमी चलती। ये इनके लिए बेहद जटिल समय है। इनके विदेशी मुद्रा भंडार जिन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड है उनके वैल्यूएशन गिर रहे हैं, और इससे उनकी बैलेंस शीट का पूरा संतुलन बिगड़ गया है। केंद्रीय बैंकों की एक बैलेंस शीट होती है जिसका चित्र आपके सामने दिखाई देता है। इसमें केंद्रीय बैंकों के बैलेंस शीट में एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज़ भी होती हैं। एसेट्स में उनके रिजर्व्स होते हैं जो गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व हैं, डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और डिस्काउंट लोन्स होते हैं जो बैंक्स को देते हैं। उनकी लायबिलिटीज़ में मॉनिटरी बेस होता है, रिजर्व और करेंसी होती है, डोमेस्टिक लायबिलिटीज़ होती हैं जो सरकार के खाते में होती हैं, और उनकी इक्विटी या नेटवर्थ होती है। अब महंगाई बढ़ते जाने के कारण ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक रहनी है। संभावना भी महंगाई का दूसरा दौर लौट आया, वापस आ गया। कच्चा तेल $100 के आसपास है। दुनिया में महंगाई का एक नया विस्फोट शुरू होने वाला है। इसका मतलब है कि दुनिया के केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें, अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अगले साल मार्च में रोक देनी थी, तो अब उसे बढ़ाकर उन्हें अगले साल दिसंबर तक रखना पड़ेगा। और कच्चे तेल की कीमतें नहीं गिरी तो और लंबा चल सकता। अब बैंकों को समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं था कि ब्याज दरों में शॉर्ट टर्म बढ़ोतरी हो रही थी 5-6-7 महीनों की, तो लंबी लड़ाई चलेगी। ये दंगल तो इतना बड़ा है कि 3 साल तक खिंच सकता है। 3 साल की स्थिति में तो फिर विदेशी मुद्रा भंडार जिन बॉन्ड्स में लगे हैं उनमें तो नुकसान अकूत मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि कीमतें बढ़ती रहेंगी, बॉन्ड्स की यील्ड गिरती रहेगी और नुकसान होता रहेगा। ऐसी स्थिति में बैंक्स क्या करें, केंद्रीय बैंक? और यहाँ एक शब्द आता है जो शायद अगर आपने इस चर्चा में सुना हो तो कभी सुना हो, ये शब्द का नाम सुना हो। बैंकों के पास एक विकल्प होता है जिसको कहा जाता है GRA, यानी गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह बड़ा दिलचस्प किस्सा है और यही उस गोल्ड स्टैंडर्ड की सूत्र है जहां से हमें यह पता चला। आज हम गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में रिसर्च कर रहे थे जानने के लिए कि बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं। यूरोप के वित्तीय बाजारों में इस बात की चर्चा है, जो लंदन की जिस कॉन्फ्रेंस का हमने जिक्र किया और उसके बाद कई बैंकर्स से हमारी बात हुई, ग्लोबल बैंकर से। यूरोप के बाजारों में चर्चा है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक जानबूझकर सोना खरीदकर अपने गोल्ड रिजर्व्स को अप कर रहे हैं। इस समय अमेरिका और चीन के बाद यूरोपीय देश ऐसे हैं जिनके विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 10 से 50% तक है। इनके विदेशी मुद्रा भंडार का 50% हिस्सा भी गोल्ड है। इसमें जर्मनी, ये देखिए आपके सामने लिस्ट है, होल्डिंग देखिए इन देशों की, कि इसमें जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, नीदरलैंड है। होल्डिंग देखिए इनके पास गोल्ड की हाई इनकम कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसीज ऑलमोस्ट फुल फ्लोट हैं। रेशियोज़ देखिए 66%, 55%, 50% की होल्डिंग है। जर्मनी की होल्डिंग 67% है, फ्रांस की होल्डिंग 66% है, इटली की होल्डिंग 64% है इनके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। किसी भी केंद्रीय बैंक ने खुलकर ये नहीं बताया आज तक कि वो इतना सोना क्यों खरीद कर रख रहा है, उसका मतलब क्या है, उसकी करेंसी से बंधी हुई नहीं है। लेकिन ये संकेत बाजार को ये दिया जा रहा है, ये भी 2 ग्राफ देख लें चलते चलते, कि यूरोजोन में जो टोटल रिजर्व्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, वो रेशियो आपके सामने दिखाई दे रहा है। यूरोजोन में जो टोटल रिजर्व GDP 2021 में थे, इसमें गोल्ड का हिस्सा कितनी तेजी से बढ़ा है, ये सामने राइट साइड के आपको बार्स में जो डार्क कलर का बार है इसमें दिखाई देता है।
किसी भी केंद्रीय बैंक ने खुलकर ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों कर रहा है, पर ऐसा माना जा रहा है कि सोने की नियमित खरीद करते हुए, बाजार से सोना उठाते हुए बैंक ये संकेत दे रहे हैं कि जीआरए अकाउंट्स का रिवैल्यूएशन कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। यानी जो गोल्ड का वैल्यूएशन है उनके रिजर्व्स में, उसे दोबारा कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। और इस वैल्यूएशन को अगर बैलेंस शीट में जोड़ा जाएगा तो जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से होने वाला लॉस है वो कम हो सकता है, क्योंकि इनके एसेट बेस में बढ़ोतरी होगी। और इसलिए केंद्रीय बैंक लगातार बेहद तेजी के साथ अपने यहाँ सोना जुटा रहे हैं, और वो देश भी जुटा रहे हैं जिन्हें आमतौर पर सोने को जुटाने की जरूरत नहीं, जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। लो इनकम कंट्रीज़ को तो छोड़ दीजिए, मैंने आपको सिर्फ नमूने के तौर पर हाई इनकम कंट्रीज़ का आंकड़ा सामने दिखाया है। बिल्कुल, तो ये सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें एक विदेशी पूंजी है और एक है गोल्ड। विदेशी पूंजी अगर घट जाएगी, करेंसी टूटेगी, तो अगर गोल्ड से उतना पैसा बढ़ जाएगा तो आपके विदेशी मुद्रा भंडार सीमित रहेंगे। और एक तरीके का हैज भी है कि ठीक है, अगर आपकी तिजोरी में गोल्ड रखा है तो आपकी इकोनॉमी को मजबूत माना जा सकता है। सर, यही एक नए तरीके का जिस गोल्ड स्टैंडर्ड का आप जिक्र कर रहे थे, यही वो गोल्ड ये उस गोल्ड स्टैंडर्ड की तैयारी है। अब इसमें दिलचस्प बात है कि जॉन मेनार्ड केन्ज और बेंजामिन स्ट्रंग के बीच जो चर्चा हुई थी 1922 की जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड का एक मिक्स हाइब्रिड संस्करण लेकर 21वीं सदी में आ जाएगी, हाइब्रिड संस्करण पर आकर खड़ी हो जाएगी, एक ऐसा नए किस्म का अघोषित गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लेगी जिसकी उम्मीद शायद केन्ज, बेंजामिन स्ट्रंग या निक्सन और उसके बाद के वर्षों में भी नहीं की थी। माना जा रहा है कि यूरोप के बैंकों ने एक नए किस्म का अघोषित परोक्ष गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया है, जिसे गोल्ड प्राइस टारगेटिंग कहा जा रहा है। ये शब्द भी आपके लिए नया है, जीआरए तो शायद आपने सुना होगा। ये गोल्ड प्राइस टारगेटिंग क्या होती है, ये भी चर्चा मुझे बैंकरों से बात करके पता चली जब मैं बैंकों की बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसमें सोना इतना कैसे आ रहा है। बैंक गोल्ड प्राइस टारगेटिंग एक बड़ा दिलचस्प फार्मूला है जिसे केंद्रीय बैंक बड़ी समझदारी और चतुरता के साथ इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड प्राइस टारगेटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कागज़ की मुद्रा लेकर आपको सोना दे देंगे। अगर आप उसके पास रुपया या डॉलर या यूरो लेकर गए, उसके बदले सोना दे देंगे, लेकिन वो बाजार में सोने की एक की कीमत को एक निर्धारित लेवल से नीचे नहीं जाने देंगे, जिससे कि करेंसीज की प्राइसेस स्टेबल रहें और महंगाई नियंत्रण में रहे। ये खेल पिछले 8-9 महीने में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने अघोषित रूप से बाजार में किया है। इसलिए आप देखिए कि सोने की कीमतें पिछले एक साल में टूटी नहीं है। बिल्कुल, सोने की कीमतों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो जितनी मेहनत केंद्रीय बैंक दुनिया में अपनी विदेशी मुद्रा की कीमत को स्थिर रखने में कर रहे हैं, क्या लगभग ऐसा माना जा रहा है कि लगभग वैसी ही कोशिश वो सोने के बाजार में भी कर रहे हैं, गोल्ड के मार्केट में भी इंटरवेंशन के जरिए कर रहे हैं। सोना खरीदते हैं, कीमतें एक सर्टेन लेवल तक ऊपर बनी रहती हैं। ये गोल्ड प्राइस टारगेटिंग कैसे काम कर रही है? भारत के अंदर गोल्ड प्राइस टारगेटिंग क्या है? भारत के किसी रिजर्व बैंक के व्यक्ति से पूछिए, वो बिल्कुल नहीं बताएगा। दुनिया में किसी भी बैंकर से पूछिए, ये बताएगा नहीं कि उसकी गोल्ड का वो क्या प्राइस टारगेट कर रहा है। लेकिन कोशिशें की जा रही है कि जब करेंसी डिवैल्यू हो रही है, यील्ड बढ़ रही है, तो सोने को सस्ता ना होने दिया जाए, सोने की कीमतों को एक सीमा से नीचे नहीं जाने दिया जाए। तरीके का हेज है। नहीं तो पूरा एसेट बेस जो बैंकों के पास मौजूद है उसकी सबकी वैल्यूएशन नीचे चली जाएगी और अल्टीमेटली वो सॉवरेन करेंसी पर ही फटेगी, क्योंकि सॉवरेन करेंसी की कीमत में सबसे तेज गिरावट आएगी। हमें पता है शुभम की दुनिया भर की सारी मुद्राएं फिएट करेंसी पर आधारित हैं। डॉलर फिएट करेंसी है, डॉलर के अगेंस्ट सारी स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अब मुद्रा बाजार में बहुत तेज उथल पुथल हो रही है, काफ़ी तेज बदलाव हो रहा है। चीन अपने आयात निर्यात के लिए अपनी मुद्रा को बढ़ावा दे रहा है। नई यूनियन बन रही है जिसमें कि चीन के युआन में डील होगा। हम इस पर आपको विस्तार से बता चुके हैं, इकोनॉमिकम में पीछे आप देख सकते हैं। रूस पे प्रतिबंध के बाद ये आशंका है कि अमेरिका अपनी डॉलर की ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया के कुछ और देशों पर भी सख्ती कर सकता है। बहुत से देश चाहते हैं कि उनकी अपनी मुद्राएं दुतरफा कारोबार का आधार बने। भारत ने भी थोड़ी बहुत कोशिशें की, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इस स्थिति में दुनिया के बैंकर से भी मान रहे हैं कि गोल्ड प्राइस टारगेटिंग ज़्यादा बेहतर फार्मूला हो सकता है, क्योंकि जब फिएट करेंसी की वैल्यू कम, जब फिएट करेंसी से लोग अलग हटना शुरू होंगे और दो देश आपस में एक दूसरे की मुद्राओं में कारोबार करेंगे तो उसका वैल्यूएशन किससे आंका जाएगा? तो उसके वैल्यूएशन के लिए भी आपको एक ऐसी स्थायी एसेट चाहिए होगी जो गोल्ड हो सकता है, तो वहाँ पर आप प्राइस टारगेटिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल नए फार्मूले हैं, इन पर चर्चा भी आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट डेटा नहीं मिलेगा, पर बैंकर ये मान रहे हैं कि कल युआन और दिरहम के बीच में कारोबार होने लगे या युआन और रूबल के बीच में कारोबार होने लगे और डॉलर किनारे हट जाए तो
पैरिटी कैसे नापी सही जाएगी, बात। वैल्यूएशन के लिए आपके पास कौन सी चीज़ होगी कि अगर आप फिएट करेंसी छोड़ रहे होंगे। ऐसी स्थिति में भी गोल्ड प्राइस टारगेटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंकर्स अघोषित रूप से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर द्विपक्षीय मुद्रा कारोबार होते तो उनमें बेस करेंसी किसकी होगी। ये बात सही है कि इससे मुद्राओं का जो सार्वभौमिक मूल्यांकन है, जो ग्लोबल यूनिवर्सल वैल्यूएशन है, उसे समझने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है इससे महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि महंगाई के और भी ज़्यादा आयाम है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन गोल्ड प्राइस टारगेटिंग को घोषित रूप से लागू कर पाना असंभव है। इसे लागू कर पाना आसान नहीं, कोई भी दुनिया का देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा इसके साथ ये है कि अगर आधिकारिक रूप से दुनिया के 2 ही 4 बैंकों ने भी गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी गोल्ड की जो नई वैल्यू है, क्योंकि उनके पास तो गोल्ड कई सालों से पड़ा हुआ है। आज जो गोल्ड उन्होंने खरीदा है वो 1900, 1800, 2000 डॉलर पर आउंस पे है, पर उन्होंने गोल्ड तो खरीद रखा है 1000 पे भी, 800 पे भी, 900 पे उनके रिजर्व में तो पूरा गोल्ड पड़ा, उसकी रिवैल्यूएशन नहीं हुई। अगर वो गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया गया तो दुनिया के केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोने की जमाखोरी करने लगेंगे। बिल्कुल, फिर वो बहुत तेजी से सोना खरीदने लगेंगे। जमाखोरी तो हमने देखी 1 साल के भीतर। तो फिर सोने की कीमतें अपने आप में एक बड़ा बबल बन जाएंगी। सोने की कीमतें बढ़कर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगी जहां से उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति नहीं है। तो लेकिन एक बात लोग मान रहे हैं कि गोल्ड प्राइस टारगेटिंग आधिकारिक तौर पर लागू भले ही ना की जाए, कोई ऑफिशियली कोई दुनिया का बैंक गोल्ड प्राइस टारगेटिंग को ना टारगेट करे, लेकिन जब तक महंगाई कम नहीं होती, जब तक बॉन्ड यील्ड संतुलित नहीं हो जाती, कॉस्ट के लेवल पर नहीं आ जाती, तब तक दुनिया के बैंक रह रहकर सोना खरीदते रहेंगे, जिससे कि उनके ट्रेजरी नुकसानों का इंश्योरेंस हो सके, उनके ट्रेजरी नुकसानों को एक हेज मिल सके। वो सोना लगातार खरीदते रहेंगे। अब आप अपना हमारे ऊपर, हम लोगों पर आ जाइए, जो हमारे जैसे आप जैसे निवेशक, क्योंकि हमारे आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। और भारत तो सोने की दृष्टि से बेहद संवेदनशील सोने का निवेशक देश भी है। अमेरिका में अब आम निवेशकों को ये फार्मूला समझाया जा रहा है। भारत के लिए फार्मूला थोड़ा अलग है, पर अमेरिका के उदाहरण से बताएं, क्योंकि इवॉल्व्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट है। ये कहा जा रहा है कि उन निवेशकों को एक फार्मूला दिया जा रहा है, इसको 10% फार्मूला कहा जा रहा है। 10% का फार्मूला ये है कि उनका कोई भी पोर्टफोलियो है तो उसमें सोने का हिस्सा 10% होना चाहिए, 5% ETF या डिजिटल के तौर पर, और 5% ऐसी कंपनियों में के शेयरों में जो सोने का कारोबार कर रही हैं। जैसे भारत में आप सोने का कारोबार करने वाली कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियां हैं, टाइटन या बाकी सैंको, ऐसी कंपनियां जो सोने के कारोबार में। तो कहा जा रहा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का है तो उसमें 10 रुपया अब आप गोल्ड को एज एन एसेट डोनेट करना शुरू करिए। देखिए दुनिया कितनी बदल गई। 10 साल पहले दुनिया सोने से पैसा निकाल कर बॉन्ड्स, करेंसी और स्टॉक्स में लगाने के लिए कह रही थी, और वही यूरोप का और अमेरिका का मार्केट कह रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में 10% सोना होना चाहिए। तो हम यहाँ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं, और आप देखिए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड है, और अगर नहीं है तो दुनिया की छोड़ दीजिए, सारे निवेश विशेषज्ञों को छोड़ दीजिए। इनकी तो सुनिए जो दुनिया की इकोनॉमी चला रहे हैं, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के, उनके पोर्टफोलियो में 50% गोल्ड है, 67% गोल्ड है उनके पोर्टफोलियो में। उनसे ज़्यादा इकोनॉमी की सबसे बेहतर परख और भविष्य की परख कौन रखता है? शायद इस महंगाई की स्थिति में जब हम इस आंकड़ों को सुन रहे हैं कि भारत में बचत दर तेजी से गिरी है, हमें लगता है कि निवेश को लेकर केंद्रीय बैंकों ने जिस तरह अपना नजरिया बदला है, वो गाहे बगाहे देर सबेर लोगों के निवेश पर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा। ये कितना नया तरीके का, अनोखा तरीके की बात है कि नए गोल्ड स्टैंडर्ड की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मुद्रा बाजार में हलचल है, बेचैनी है, मुद्रा बाजार नई करवट ले रहा है, डॉलर को किनारे करने की बातें कहीं मुद्रा बाजारों में चल रही हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड की दुनिया एक बार फिर चमक उठेगी और गोल्ड ज़रूरत बन जाएगी, जैसे अभी केंद्रीय बैंकों की ज़रूरत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अंशुमान जी ने कहा कि सोना इसलिए खरीद रहे हैं केंद्रीय बैंक जिससे कि उनके ट्रेजरी लॉसेस के लिए वो बीमा खरीद सकें, उसके नुकसान की भरपाई कर सकें। केंद्रीय बैंक खरीद रहे हैं। आज सुबह ही ये न्यूज़ रूम की बात है हमारे मनी 9 के, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ऐसा क्या है कि सोने की कीमतें 3, 4, 5 महीनों से एक ही लेवल पर हैं। वो 1900, 2000 से ना ऊपर जा रही हैं ना नीचे जा रही हैं। ये पता ही नहीं था कि दूसरे कमरे में बैठकर केंद्रीय बैंक गोल्ड के प्राइस को टारगेट कर रहे हैं। यही वो वजह थी कि शायद सोने की कीमतों को स्थिर रखा जा रहा है। नई बात थी, भले संदर्भ पुराने थे, गोल्ड स्टैंडर्ड भले पुराना था, लेकिन देखिए बिल्कुल एकदम नई बात आज आपको अर्थात में पता चली। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आपके सवालों की। विष्णु जी का पहला सवाल है, क्या भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सफल होगी? ग्रीन हाइड्रोजन महंगा का कॉन्सेप्ट है। अभी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में जो भी
नॉन फॉसिल फ्यूल हैं उनकी तकनीकें विकसित करने पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। भारत में भी कई कंपनियां निवेश कर रही हैं, सरकार ने भी सब्सिडी देनी शुरू की है, पर ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जिस तरीके की तकनीकों की ज़रूरत है, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, लंबा काम है। और अभी हमने पिछले एक दशक में जो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है उसमें स्केल आता नहीं देखा है। बड़े प्रयोग अच्छे हैं, सफल हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अंततः तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित ईंधन के तौर पर बिजली का ही, पावर का ही इस्तेमाल हो रहा है। प्रयोग ग्रीन हाइड्रोजन के शुरू हो गए। कॉस्ट एडवांटेज सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सोलर एनर्जी को लेकर इतने साल से कोशिशें हो रही, पर सोलर एनर्जी अभी भी पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई है, क्योंकि कॉस्ट के बड़े इश्यूज हैं। शिल्पी जी का सवाल है, वो ये पूछ रही हैं। शिल्पी जी, काफ़ी दिनों बाद आपने सवाल भेजा। वो पूछ रही हैं कि क्या पीपीपी मॉडल के जरिए मूलभूत सुविधाएं जैसे अस्पताल हैं, स्कूल हैं, ये खोले जा सकते हैं, ये सुविधाएं दी जा सकती हैं? दिलचस्प सवाल है। भारत के इतिहास में 60 के दशक से पहले, 1960 से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था पीपीपी मॉडल ही थी। अगर आपको याद हो, अगर आप किसी अपने इलाके में रहते हो तो आपको अपने इलाके के जो इंटर कॉलेजेस दिखेंगे पुराने, जो शहर के किसी व्यक्ति के बड़े व्यक्ति के माँ पिता के नाम पर या किसी रईस या सेठ के नाम पर बने थे, वो एक किस्म का पीपीपी मॉडल था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो माध्यमिक शिक्षा थी वो शुरुआती दशकों में पीपीपी मॉडल पर ही थी, जिसमें ज़मीन और बिल्डिंग किसी प्राइवेट डेवलपर की होती थी, फंड सरकार की तरफ से आता था, अनुदान सरकार की तरफ से आता था, पाठ्यक्रम टीचर सरकार की तरफ से आते थे और इस मॉडल से चलती थी। बाद के वर्षों में अभी भी आप अगर जाएं तो देश के कई सारे राज्यों में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस में सरकारी प्योर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, सरकारी कॉलेजों की संख्या कम है, प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा, एडेड कॉलेजेस, जिनको एडेड हम कहते हैं, जो कि सहायता प्राप्त कॉलेज हैं। तो एक किस्म का पीपीपी मॉडल एजुकेशन में था। हेल्थ केयर में ये मॉडल नहीं था। हेल्थ केयर में इस तरीके के इतने बड़े अस्पताल, इतने बड़े लेवल की स्थिति नहीं थी। एजुकेशन में मॉडल अभी भी चल रहा है, लेकिन बाद के वर्षों में जहाँ पर हायर एजुकेशन की स्थितियाँ आई, हायर एजुकेशन में भी ग्रेजुएट लेवल के कॉलेजेस में हमने पीपीपी मॉडल को सफलता से होते देखा, पर जहाँ स्पेशलाइज एजुकेशन की बात आई वहाँ अभी हमें नहीं दिखता। हेल्थ केयर में ये प्रयास किया जा सकता, पर हेल्थ केयर के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि हेल्थ केयर के साथ बहुत स्पेशलाइज सर्विसेज की ज़रूरत है। भारत में ज़्यादातर हेल्थ केयर प्राइवेट है, अब ये कॉर्पोरेट लेवल पर पहुंच गई और कॉर्पोरेट हेल्थ केयर के तौर पर सामने आ रही है। सरकार इस मॉडल में निजी निवेशकों को बुला सकती है निवेश के तौर पर हेल्थ केयर नेटवर्क या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारी विशेषज्ञताओं की भी ज़रूरत होती है। सर, आगे बढ़ते हैं। इनकम की बात, इनकम की बात में मनी लाइन के पर बने रही, और इस समय आपके और हमारे और सारे लोगों के दिमाग में, हमारे न्यूज़ रूम में भी दिन भर इस बात की चर्चाएं हैं कि शेयर बाजार की इस तेज़ी के पीछे क्या है। हम इसके तरह तरह के रहस्य आपको खोलकर अपने मनी सेंट्रल में अलग अलग ये बताते हैं कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, IPOs में क्या हो रहा है। इस बार आप ज़रूर अगर इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि शेयर बाज़ार में तेज़ी कितनी है, कब तक चलेगी, इसमें हो क्या रहा है, क्यों इतना जोखिम दिख रहा है बाज़ार में, छोटे और मझोले शेयरों को लेकर इतनी चेतावनियां क्यों आ रही हैं, तो स्टॉक सेंट्रल जरूर देखिए मनी 9 के सुपर ऐप पर। 80-90 पूरे 100 हमारा एक शो है, उसे ध्यान से देखिए, और इसके अलावा हमारा हेलो मनी 9 जरूर ज्वाइन करिए। रोज़ अपने सवाल लेकर आपको को समय से पहले ये पता चलेगा कि बाज़ार का रुख किस तरफ जाने वाला है। तो आपको स्टॉक सेंट्रल देखना है, 80-90 पूरे 100 देखना है और हेलो मनी 9 देखना है। इससे आपको क्या कुछ पता चलेगा? कई सवाल ऐसे हैं जो इस समय तैर रहे हैं दिमागों में। बाजार की तेजी कब तक बाजार नए शिखर बनाएगा? अगर नए शिखर बनाएगा तो एक तरफ तो बाजार में तेजी की बात हो रही है, फिर दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहने की सलाह क्यों दी जा रही है? क्या इस बाजार में भी कुछ अच्छे शेयर ऐसे हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप में खरीद लिए जाएं? पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस किया जाए? तमाम सवाल तैर रहे हैं। जवाब आपको बताया अंशुमान जी ने कहाँ मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। वेब सीरीज आप और बताने वाले थे। दुनिया के इतिहास में बहुत सारे ऐसे स्पाई ऑपरेशंस हुए जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदल दी। बेहद दिलचस्प और सनसनीखेज हैं। समझे कि हम बहुत सारी चर्चाएं सुन रहे हैं आसपास स्पाई ऑपरेशंस की। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है, इसका नाम है स्पाई ऑप्स। ये ताज़ी सीरीज़ है, ज़रूर देखिए। आपको इन सीरीज़ को देखकर स्पाई ऑपरेशंस के या जासूसी की कोशिशों या तरीक़ों के बारे में तो पता चलेगा। इसके साथ आपको दुनिया की जो
की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती हैं उनमें इनका कितना योगदान होता है वो समझने का मौका मिलेगा। बेहद अनोखे ऑपरेशन थे। अ प्लॉट टू किल द पोप को मारने का प्लान कैसे बनाया गया था। एक मोसाद का ऑपरेशन था रैथ ऑफ गॉड, एक ऑपरेशन पिमलिको था जो कि सोवियत डबल एजेंट्स ने चलाया था, एक ऑपरेशन जा ब्रेकर था जो अफ़गानिस्तान में चलाया गया था। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण जासूसी ऑपरेशंस पर केंद्रित ये बेहद दिलचस्प और रोमांचक सीरीज डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उन लोगों से बात की गई जो इन ऑपरेशनों का हिस्सा थे। वो स्पाइज, वो इंटेलिजेंस के लोग थे जो इसका हिस्सा थे, उसे कैसे चलाया गया। इसे देखना चाहे तो नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज़ उपलब्ध है। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ढेर सारे सवाल, ढेर सारी प्रतिक्रियाएं अपनी ज़रूर भेजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त।